स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना। यानी कि जो वियतनाम रीजन है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वियतनाम कंबोडियन रीजन के बारे में, कि वहाँ पर जो नेशनलिस्ट फीलिंग थे वो किस तरीके से डेवलप हुए, किस तरीके से बने और किस तरीके से जो वियतनाम है आज का उसका निर्माण हुआ। तो देखिए, ये है वीडियो नंबर मेरा 6। इसके पहले 5 वीडियोस किए हैं मैंने इस चैप्टर के ऊपर, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं। और आइए अब हम शुरुआत करते हैं टॉपिक नंबर 7, जिसका नाम है द नेशन एंड इट्स हीरोज। तो देखिए, टॉपिक नंबर 6 में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से कम्युनिस्ट अपराइजिंग हुई थी वियतनाम में, किस तरीके से वहाँ पर सेना मिलिशिया एक गठित हुई थी और किस तरीके से फ्रेंच को उन्होंने पराजित किया था। अब हम देखने वाले हैं 7 नंबर टॉपिक में उस देश और उसके नायकों के बारे में। तो देखिए, अब हम आइए पढ़ते हैं इस टॉपिक को कि आखिर इसमें हमें पढ़ना क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं यहाँ से। Another way of looking at social movements is to see how they affect different groups in society. Let us see how the roles of women were specified in the anti-imperialist movement in Vietnam and what tells us about nationalist ideology. तो देखिए, किसी भी सोशल मूवमेंट को देखने का एक नज़रिया होता है जिसमें कि हम देखते हैं कि जो एक सोसाइटी के अलग अलग ग्रुप हैं या फिर अलग अलग जो तबके हैं उनके ऊपर उस सोशल मूवमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है। ये एक अलग तरह का नज़रिया है किसी भी सोशल मूवमेंट को देखने का, और इसी में हम देखने वाले हैं, इसी चीज़ के अंदर में, इस टॉपिक के अंदर में, कि देखिए, जब हम एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट की बात करते हैं वियतनाम में, तो उसमें जो वुमेन थी यानी जो महिलाएं थी उनका क्या रोल था, किस तरीके से उन्होंने अपना रोल अदा किया था, और ये सभी चीज़ें हमें वहाँ की नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी के बारे में क्या बताती है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और टॉपिक नंबर पढ़ते हैं 7.1, जिसका नाम है वुमेन एज रिबेल्स। तो हम पढ़ने वाले हैं कि जो उन महिलाओं के बारे में। तो देखिए, महिलाएं किस तरीके से रिबेल्स के रूप में यानी जो विद्रोही उनके रूप में किस तरीके से काम कर रही थी। वुमेन इन वियतनाम ट्रेडिशनली एंजॉयड ग्रेटर इक्वालिटी देन इन चाइना, पार्टिकुलरली अमंग द लोअर क्लासेस, बट दे हैड ओनली लिमिटेड फ्रीडम टू डिटरमाइन देयर फ्यूचर एंड प्लेड नो रोल इन पब्लिक लाइफ। तो देखिए, चाइना और वियतनाम को अगर हम कंपेयर करें तो चाइना के मुकाबले वियतनाम में महिलाओं को ज़्यादा आज़ादी प्राप्त थी, ज़्यादा उन्हें छूट प्राप्त थी। और यहाँ पर हम चाइना और वियतनाम को कंपेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा था पिछले पार्ट में या फिर उससे भी पीछे पार्ट में कि जो चाइना का ट्रेडिशन है उसको वियतनाम में फॉलो किया जाता है, और बहुत सारे लोग चाइनीज़ कल्चर को फॉलो करते हैं, चाइनीज़ लिविंग स्टाइल को फॉलो करते हैं वियतनाम में। तो इसी वजह से हम इन दो देशों को एक तरीके से कंपेयर कर रहे हैं। एक ही ट्रेडिशन को मानने के बावजूद जो वियतनाम है वहाँ पर महिलाओं को ज़्यादा आज़ादी है, ज़्यादा उन्हें छूट प्राप्त है, और ये लोअर क्लास में ज़्यादा है। तो आपने पीछे पढ़ा होगा कि जो एलिट क्लास था वो चाइनीज़ ट्रेडिशन को, चाइनीज़ कल्चर को ज़्यादा फॉलो करता था, लेकिन जो लोअर क्लास था वो अपने लोकल ट्रेडिशन को फॉलो करता था। तो एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि वहाँ का जो लोकल एनवायरनमेंट था उसमें महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा आज़ादी प्राप्त थी, लेकिन उनकी जो आज़ादी थी वो कुछ लिमिटेड थी। जैसे वो अपना फ्यूचर खुद से तय नहीं कर सकती थी, पब्लिक लाइफ में वो कुछ रोल अदा नहीं कर सकती थी। तो इस तरीके के उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस थे। As the nationalist movement grew, the status of women came to be questioned and new image of womanhood emerged. Writers and political thinkers began idealizing women who rebelled against social norms. In the 1930s, a famous novel by Hat Lin caused a scandal because it showed a woman living a forced marriage and marrying someone of her choice, someone who was involved in the nationalist politics. This rebellion against social convention marked the arrival of new women in Vietnamese society. तो देखिए, जैसे जैसे नेशनलिस्ट मूवमेंट अपराइज हुआ, बढ़ा, जैसे जैसे देशभक्ति भावना बढ़ी, विद्रोहियों की तादाद बढ़ी, विद्रोही मूवमेंट बढ़े, तो जो वुमेन का स्टेटस था वियतनाम में उसको क्वेश्चन किया जाने लगा, उसके ऊपर सवाल किए जाने लगे, उसके ऊपर नए विचार रखे जाने लगे, और महिलाओं के प्रति एक नया इमेज उभर कर सामने आने लगा। इसके अलावा जो राइटर्स थे और जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे, पॉलिटिकल थिंकिंग करने वाले लोग, उन्होंने महिलाओं को आइडियलाइज करना शुरू कर दिया। उन महिलाओं को जिन्होंने सोशल एक
सोशल नॉर्म्स के खिलाफ एक तरीके से विरोध किया था, रिबेल किया था। सोशल यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि ट्रेडिशन है कि आपको यही फॉलो करना है, इसके अलावा आप ये चीज नहीं कर सकते, ये चीज नहीं कर सकते। तो इस तरीके की जो सोच थी या फिर इस तरीके की जो आइडियोलॉजी थी, इसका जिन महिलाओं ने विरोध किया था उनको पॉलिटिकल थिंकर्स ने या फिर राइटर्स ने उन्हें आइडियलाइज करने लगे वो लोग। 1930 में एक फेमस नोवेल लिखी गई थी हाथ लिन द्वारा, जिसने काफी ज्यादा एक तरीके से सोसाइटी में काओस क्रिएट किया, जिसमें कि उस नोवेल में कहानी ये थी कि एक महिला जिसको कि अरेंज मैरिज किया गया था या फिर फोर्स्ड मैरिज किया गया था उसका, और उसने उस शादी को तोड़ दिया और जाकर किसी और से शादी कर ली जिसे वो पसंद करती थी। एक ऐसा व्यक्ति जो कि नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व था। तो देखिए ये जो विरोध हो रहा था सोसाइटी का कन्वेंशन के खिलाफ, यानी कि सोसाइटी का जो ट्रेडिशन था या फिर कल्चर था उसके खिलाफ, तो ये एक तरह का नया सोसाइटी का फॉर्म होने की दिशा में एक कदम था। मतलब कि नया सोच, इससे हमें ये पता चलता है कि उस समय में नई सोच वियतनामी सोसाइटी में आ रही थी। इसके बाद 7.2 इसी टॉपिक में हीरोज ऑफ द पास्ट टाइम। Rebel women of the past were similarly celebrated. In 1913, the nationalist Phan Boi Chau wrote a play based on the lives of Trung sisters who had fought against Chinese domination in 39 to 43 CE. In this play, he depicted three sisters as patriots fighting to save the Vietnamese nation from the Chinese. तो देखिए इसके अलावा जो पास्ट में यानी कि कई सौ साल पहले या फिर हजारों साल पहले जो महिलाएं रिबेल में पार्टिसिपेट कर चुकी थी, उनको भी काफी ज्यादा अहमियत दिया जाने लगा, उनको भी काफी ज्यादा वैल्यू दिया जाने लगा। 1913 में नेशनलिस्ट फान बोई चाओ जो थे, इनके बारे में हमने पहले भी कुछ पढ़ा था। फान बोई चाओ थे, उन्होंने एक प्ले लिखा और ये प्ले था ट्रंक सिस्टर्स के ऊपर बेस्ड था। तीन बहनें थी जिन्होंने चाइनीज डोमिनेशन के खिलाफ एक तरीके से फाइट किया था, उनका विरोध किया था 39 से 43 सीई के बीच में। इस प्ले में उन्होंने डिपिक्ट किया था, दिखाया था कि तीन बहनें हैं जो कि देशभक्त हैं और फाइट कर रही हैं वियतनामीज देश को बचाने के लिए चाइनीज लोगों से। द एक्चुअल रीजन फॉर द रिवोल्ट आर अ मैटर ऑफ डिबेट अमंग स्कॉलर्स, बट आफ्टर फ्रांस प्ले द ट्रंक सिस्टर्स केम टू बी आइडलाइज्ड एंड ग्लोरिफाइड। तो देखिए जो विरोध हुआ था ये तो बात सच है कि इन बहनों ने विरोध किया था चाइनीज डोमिनेशन का, लेकिन आखिर विरोध हुआ किस वजह से था, ये जो चीज है इसके ऊपर काफी ज्यादा डिबेट है। लेकिन जब ये प्ले लिखा गया फान के द्वारा, उसके बाद ये जो ट्रंक सिस्टर्स थी इनको आइडियलाइज किया जाने लगा, इनको काफी ज्यादा ग्लोरी प्राप्त हो गई, काफी ये फेमस हो गई। दे वर डिपिक्टेड इन पेंटिंग्स, प्लेज एंड नॉवेल्स एज रिप्रेजेंटिंग द इंडोमिनेटेबल will and the intense patriotism of the Vietnamese. We are told that they gathered a force of over 30,000, resisted the Chinese for 2 years. When ultimately defeated, they committed suicide instead of surrendering to the enemy. तो देखिए इन महिलाओं को काफी ज्यादा आइडियलाइज किया जाने लगा, काफी ज्यादा इन्हें ग्लोरी मिलने लगी और इनको पेंटिंग्स में दिखाया जाने लगा, प्लेज में इन्हें दिखाया जाने लगा, नॉवेल्स में इनको इनके रोल को इन्वॉल्व किया जाने लगा। और ये इस चीज को दिखाने के लिए यूज किया जाता था कि देखिए जो वियतनामीज जो फीलिंग है, देशभक्ति की जो फीलिंग है वो काफी इंटेंस है, काफी मजबूत है और लोग अपनी जान तक दे चुके हैं इस देश के लिए और आगे भी लोग जान भी देते रहेंगे। और ऐसा कहा गया है कि करीब 30,000 की संख्या में इन्होंने फौज जुटा ली थी इन बहनों ने और चाइनीज लोगों के खिलाफ ये 2 सालों तक ये फाइट करती रही। और जब इनकी पूरी तरह से हार हो गई तब इन्होंने खुद को सरेंडर करने के बजाय इन्होंने सुसाइड कर लिया और एक तरीके से आजाद इनकी मौत हुई। अदर वुमेन रिबेल्स ऑफ द पास्ट वेयर पार्ट ऑफ पॉपुलर नेशनलिस्ट लोर। वन ऑफ द मोस्ट venerated was Triu Au, who lived in the 3rd century CE. Orphaned in childhood, she lived with her brother. On growing up, she left home, went into jungle, organized a large army and resisted Chinese rule. तो देखिए इसके अलावा दूसरे भी वुमेन रिबेल्स थे जिनको भी काफी ज्यादा ग्लोरीफाई किया गया, उनको पॉपुलर किया गया और जिनको भी काफी ज्यादा ख्याति एक तरीके से प्राप्त हुई। इसमें से एक जो है वो था ट्रिउ आउ,
जो कि 3rd सेंचुरी सी में करीब वो रही थी। और इनकी कहानी ये है कि ये बचपन में ऑर्फन हो गई थी और ये बाद में अपने भाई के साथ रहने लगी। लेकिन जब ये बड़ी हो गई तब इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और जंगलों में चले गए, जहां पर उन्होंने बहुत बड़ी आर्मी खड़ी की और चाइनीज रूल के खिलाफ एक तरीके से विरोध किया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। When her army was crushed, she drowned herself. She became a scared figure, not just a martyr who fought for the honor of the country. Nationalist popularized her image to inspire people to action. तो देखिए, जब उसकी आर्मी को क्रश कर दिया गया तब उसने खुद को मार डाला, मुकाबले की उसे कोई कैप्चर कर पाए। और वो एक तरीके से बहुत ही क्या कहते हैं, एक बहुत ही अच्छा इमेज बन गया देश के लोगों के लिए। और जो नेशनलिस्ट लोग थे वो उसके इमेज को काफी ज्यादा यूज करते थे, पॉपुलराइज करते थे, ताकि लोगों को एक्शन में इन्वॉल्व किया जा सके, लोगों को अपने साथ लाया जा सके इस पूरे विरोध प्रदर्शन के लिए, या फिर एक तरीके से जो वार लड़ रहे थे फ्रेंच लोगों के खिलाफ, उसके लिए। इसके बाद है टॉपिक नंबर 7.3, वुमेन एज वॉरियर्स। In the 1960s, photographs in magazines and journals showed women as brave fighters. There were pictures of women militia shooting down planes. They were portrayed as young, brave, and dedicated. Stories were written to show how happy they felt when they joined the army and could carry a rifle. तो 1960s में काफी सारे फोटोग्राफ पब्लिश हो रहे थे मैगजीन्स में, जर्नल्स में, जिसमें कि महिलाओं को ब्रेव फाइटर के रूप में दिखाया जा रहा था। उसके अलावा पिक्चर्स, जो वुमेन मिलिशिया था उसके पिक्चर्स काफी ज्यादा फेमस हो रहे थे, जिसमें महिलाओं को प्लेन्स को गिराते हुए दिखाया गया था और उन्हें यंग के रूप में, या यंग, ब्रेव और डेडिकेटेड पर्सन के रूप में शो किया जा रहा था। और उसके अलावा स्टोरीज उनके बारे में लिखे जा रहे थे, जहां पर बताया गया था कि वो कितनी ज्यादा खुश है जब उनके हाथों में एक तरीके से राइफल प्राप्त हुई है और वो राइफल लेकर अपने देश की रक्षा कर सकती हैं। सम स्टोरीज स्पोक ऑफ देयर इनक्रेडिबल ब्रेवरी इन सिंगल हैंडेड किलिंग द एनिमी। गुएन थी जुआन for instance was reputed to have shot down a jet with just 20 bullets। तो देखिए, कुछ स्टोरीज ऐसे भी थे जिनको कि इनक्रेडिबल ब्रेवरी के लिए एक तरीके से प्रचारित किया गया था। जैसे एक महिला थी, गुआन थी जुआन नाम है, उन्होंने करीब मात्र 20 गोलियों से एक जेट फाइटर को गिरा दिया था, उसे नष्ट कर दिया था। Women were represented not only as warriors but also as workers. They were shown with a rifle in one hand and hammer in the other. Whether young or old, women began to depicted as selflessly working and fighting to save the country. As casualties in the war increased in the 1960s, women were argued to join the struggle in larger numbers. तो देखिए, ऐसा नहीं है कि महिलाओं को सिर्फ वॉरियर के रूप में दिखाया गया था, उन्हें वर्कर्स के रूप में भी शो किया गया था। और उन्हें एक हाथ में राइफल लिए हुए और दूसरे हाथ में हैमर यानी हथौड़ा पकड़े हुए दिखाया गया था। चाहे वो एक तरीके से यंग हो या फिर ओल्ड हो, जो महिलाएं थी उनको एक तरीके से सेल्फलेसली वर्किंग और फाइटर के रूप में शो किया जाने लगा, जो कि अपने देश को बचाने के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है। और जैसे जैसे कैजुअलिटीज की संख्या वार में बढ़ती गई, लोगों की क्या कहते हैं, सैनिकों की मृत्यु होती गई या फिर वो घायल होते गए, उसके बाद महिलाओं को एक तरीके से प्रेरित किया गया या फिर उनसे कहा गया कि उनको वार में ज्वाइन होना चाहिए ताकि देश को बचाया जा सके। Many women responded and joined the resistance movement. They helped in nursing the wounded, constructing underground rooms and tunnels, and fighting the enemy. Along the Ho Chi Minh Trail, young volunteers kept open 2195 kilometers of strategic roads and guarded 2500 key points. They built 6 airstrips, neutralized tens of thousands of bombs, transported tens of thousands of kilograms of cargo, weapon and food, shot down 15 planes. Between 1965 and 1975, of the 17,000 youth who worked on the trail, 70 to 80% were women. तो देखिए, यहाँ पर सिंपली कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो महिलाएं थी उन्होंने इस पूरे मूवमेंट को रिस्पॉन्ड किया और रेजिस्टेंस मूवमेंट को ज्वाइन किया। वो काफ़ी ज़्यादा
मदद करी थी, जैसे कि नर्सिंग के क्षेत्र में अगर कोई सैनिक घायल हो गया उसके इलाज में, जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि महिलाएं खड़ी हैं और सैनिक घायल होकर आया है ये, और उसका इलाज के लिए यहाँ पर ये इंतजार कर रही हैं। और इसके अलावा अंडरग्राउंड जो रूम्स बनाने के लिए या फिर टनल्स बनाने में वो इन्वॉल्व थी। इसके अलावा एनिमी से फाइटिंग में भी वो इन्वॉल्व थी। हो ची मिन ट्रेल जो था, यानी हो ची मिन रास्ता जो था, उसको चालू रखने के लिए करीब बहुत ज़्यादा संख्या में वॉलंटियर्स आगे आए थे। और हो ची मिन रास्ता जो था वो करीब 2195 किलोमीटर लंबा था और 2500 की पॉइंट्स उसमें थे जिसको कि गार्ड किया जा रहा था वॉलंटियर्स द्वारा। इसके अलावा उन्होंने 6 एयर स्ट्रिप्स बनाए थे और करीब दसों के हजार संख्या में बॉम्ब्स को न्यूट्रलाइज किया था। करीब लाखों किलो की संख्या में उन्होंने सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया था, जिसमें कि आपका कार्गो भी था, वेपन्स भी थे, खाना भी था और भी दूसरे भी चीज थे। इसके अलावा 15 फाइटर प्लेन्स को उन्होंने शॉट डाउन कर दिया था। और 1965 से 1975 के बीच में करीब 17,000 यूथ ने इस रास्ते पर काम किया था, जिसमें कि 70 से 80% महिलाएं थी। One military historian argues that there were 1.5 million women in the regular army, the militia and the local forces and professional teams। तो देखिए, एक मिलिट्री हिस्टोरियन का कहना था कि करीब 15 लाख यानी 1.5 मिलियन वुमेन जो हैं वो आर्मी में या फिर मिलिशिया में या फिर लोकल फोर्सेज या फिर प्रोफेशनल टीम्स में काम कर रही थी। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा बड़ा इन्वॉल्वमेंट था वियतनाम के आज़ादी में महिलाओं का। 7.4 Women in times of peace। By the 1970s, as peace talks began to get underway and the end of the war seemed near, women were no longer represented as warriors. Now the image of women as workers began to predominate. They are shown working in agricultural cooperatives, factories and production units and rather than as fighters। तो देखिए 1970s के समय से जब शांति वार्ता एक तरीके से शुरुआत हो गई और लगने लगा कि अब युद्ध जो है बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है, तो इसके बाद महिलाओं को एक तरीके से वॉरियर के रूप में दिखाना एक तरीके से रोक दिया गया या फिर बंद कर दिया गया और अब महिलाओं को वर्कर के रूप में दिखाया जाने लगा, जो कि एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया। इसके बाद इन्हें काम एग्रीकल्चरल एरियाज में काम करते हुए दिखाया जाने लगा, फैक्ट्रीज में काम करते हुए या फिर प्रोडक्शन यूनिट्स में। और इसके अलावा अब उन्हें फाइटर्स के रूप में नहीं दिखाया जाता था। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, टॉपिक नंबर 8। टॉपिक नंबर 8 है हमारा द एंड ऑफ वार, यानी जब वार एंड हुआ, वियतनाम वार, उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, इस चीज को अब हम देखने वाले हैं। The prolongation of the war created a strong reaction even within the US. It was clear that the US had failed to achieve its objectives. The Vietnamese resistance had not been crushed. The support of the Vietnamese people for the US action had not been won. तो देखिए, जो वार को इतना लंबा खींचा गया, युद्ध इतना लंबा चला, करीब 20-25 सालों तक चला, इसका काफी ज्यादा स्ट्रांग रिएक्शन देखा जा सकता था यूएस के अंदर भी। वहां के लोग भी सरकार से खुश नहीं थे कि वार को इतना ज्यादा लंबा क्यों खींचा गया, और ये काफी साफ था कि यूएस जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने नहीं पाया। जैसे वियतनामीज रेजिस्टेंस जो था उसको क्रश नहीं किया जा सका, वियतनामीज पीपल का सपोर्ट एक तरीके से यूएस एक्शन के सपोर्ट में नहीं आया, और in the meantime thousands of young US soldiers had lost their lives and countless Vietnamese civilians have been killed। और इसके बाद करीब हजारों की संख्या में यूएसए के सैनिक मारे गए थे और करीब हजारों या लाखों की संख्या में वियतनामी सिविलियन की मौत हो चुकी थी इस वार में। This was a war that has been called the first television war. Battle scenes were shown on daily news programs. Many became disillusioned with what the US was doing, and writers such as Mary McCarthy and actors like Jane Fonda even visited North Vietnam and praised their heroic defense of the country। तो देखिए ये जो वार था इसे पहला टेलीविजन वार कहा गया। उसका रीजन ये था कि बैटल सीन जो थे, युद्ध जिस तरीके से हो रहा था, सैनिक फाइट कर रहे थे, उसको डेली न्यूज प्रोग्राम्स के ऊपर दिखाया जाता था। लोग देख सकते थे कि आखिर वार में हो क्या रहा है। और इसके अलावा बहुत सारे लोग का एक तरीके से यूएसए से मोह भंग हो गया
और यूएसए की गवर्नमेंट से मोह भंग हो गया कि वो जो कर रही है वो गलत कर रही है। और इसके बाद राइटर्स जैसे कि मैरी मैकार्थी और एक्टर्स जेन फोंडा, इन्होंने नॉर्थ वियतनाम विजिट भी किया और जहां पर उन्होंने एक तरीके से प्रेज किया वहां के लोगों को कि आपने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने कंट्री को डिफेंस किया है। द स्कॉलर नोआम चॉम्स्की called the war greatest threat to peace, to national self-determination and to international cooperation। तो देखिए स्कॉलर नोआम चॉम्स्की जो थे, इन्होंने वार को शांति के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बताया और सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए खतरा बताया और इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के लिए भी खतरा बताया। क्योंकि अगर हम बात करते हैं वियतनाम वार की, तो वियतनाम वार में ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएसए ही इन्वॉल्व था। वियतनाम वार में आपका चाइना भी इन्वॉल्व था, रशिया भी इन्वॉल्व था, साउथ कोरिया इन्वॉल्व था और भी बहुत सारे कंट्रीज इन्वॉल्व थे। तो ये जो वियतनामीज जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसको जो रसिया था यानी जो यूएसएसआर था उसके तरफ से सपोर्ट मिल रहे थे, चाइना की तरफ से सपोर्ट मिल रहे थे, और जो हमारा दूसरा पक्ष था उसको फ्रांस की तरफ से, आपका यूएसए की तरफ से, साउथ कोरिया की तरफ से, इनके तरफ से सपोर्ट मिल रहे थे। इसी वजह से इसको एक तरीके से इंटरनेशनल वार भी कहा जा सकता है। द वाइड स्प्रेड क्वेश्चनिंग ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी स्टैंडर्ड मूव्स टू नेगोशिएट into the war. A peace settlement was signed in Paris in January 1974. This ended conflict with the US, but fighting between the Saigon regime and the NLF continued. The NLF occupied the presidential palace in Saigon on 30 April 1975 and unified Vietnam. तो देखिए जो गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर जो क्वेश्चन हो रहे थे, यूएसए गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन हो रहे थे, इसके बाद एक तरीके से वार को एंड करने के लिए सरकार के ऊपर भी काफी ज्यादा दबाव आ रहा था। और इसके बाद पीस सेटलमेंट एक तरीके से साइन किया गया पेरिस में 1974 जनवरी में। तो इसने एक तरीके से यूएस के साथ तो कन्फ्लिक्ट जो था उसे खत्म कर दिया। यूएस आर्मी जो है वहां से हट गई, युद्ध लड़ना उसने बंद कर दिया। लेकिन जो वार साइगोन रेजिम था, यानी जो नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम था, इनके बीच वार जारी रहा। और इसके बाद जो नॉर्थ वियतनाम था और जो आर्मी एक बनी थी एनएलएफ, नेशनल लिबरेशन फ्रंट, उसने प्रेसिडेंशियल पैलेस को कैप्चर कर लिया, साइगोन के प्रेसिडेंशियल पैलेस को 30 अप्रैल 1975 को। और इसके बाद नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम को मिलाकर एक कंट्री बनाया गया जिसका नाम था वियतनाम। और आज हम जिस कंट्री के साथ डील करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैनिक युद्ध को जीतने के बाद टैंक पर बैठकर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट किसी और चैप्टर में। तो गुड बाय।